मुझे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चैप्टर 16। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। रेवा जी सविता जी को पार्टी में जरूर ले गई थी, लेकिन उनका ध्यान तब भी उनकी प्रिंसेस यानी ईशानी पर ही था। वही बाकी का हाल भी वही था, बस वो दिखा नहीं रहे थे। आज इस पार्टी में कई बड़े बड़े लोग भी शामिल थे, जिसमें से माथुर फैमिली, जिनकी प्रिंसेस यानी श्रेया, जो कि ईशानी की असिस्टेंट है, हर काम में उसके साथ ही रहती है, वो फैमिली, और राठौर फैमिली, राजवंश फैमिली, साथ में कई बड़ी फैमिली जिनके कनेक्शन बहुत ऊपर के लोगों तक के थे। लेकिन इन सब में सिर्फ 2-3 फैमिली ऐसी थी जो सीधा सिंघानिया फैमिली के बिजनेस और पावर को टक्कर दे सकते हैं, जिसमें पहले फैमिली राजवंश फैमिली है। वो इसलिए क्यों, जो हमारे कहानी के हीरो जो है वो इसी फैमिली से है। हालांकि उनकी अभी एंट्री नहीं होने वाली है, उसके लिए आप सबको इंतजार करना होगा। दूसरी फैमिली है राठौर फैमिली। इस फैमिली से भी सिंघानिया फैमिली से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन राजवंश फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम। उसकी एक वजह भी है जो आपको आगे पता चलेगा। राठौर फैमिली से हमारे दूसरे मेल लीड होंगे, जो एक कन्फ्यूजन इंसान है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो चाहते क्या, और जब तक उनको इसका एहसास होता है तब तक वो चीज़ उनसे दूर चली जाती है। फिर दूर चली गई चीज़ के लिए पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे इंसान होंगे। मैं इनके बारे में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये न हीरो न और न ही विलेन, बस कंफ्यूज इंसान है। क्योंकि ये हीरो हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में हीरो है ही नहीं, बल्कि विलेन है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। वो राजवंश फैमिली से है, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। पार्टी शुरू हो चुकी थी, सभी गेस्ट आपस में बात कर रहे थे, ज़्यादातर सब बिजनेस से रिलेटेड ही बात कर रहे थे। पार्टी में मास्टर मित्तल भी आए थे, जो इस वक्त सिंघानिया फैमिली के कुछ मेंबर के साथ बैठे हुए थे। उनके बगल में अतुल जी यानी ईशानी के डैड, उनके बगल में डॉक्टर माथुर और एक लेडीज भी बैठी थी, जिनकी एज यही कोई 38 या 39 साल की रही होंगी, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। उनका नाम कल्पना सिंह है, जो सिंह फैमिली है, लेकिन बदकिस्मती से अब सिंह फैमिली में सिर्फ कल्पना जी ही बची है और कोई भी नहीं। इसका भी एक रहस्य है जो आगे कहानी में पता चलेगा। ये एक सेलिब्रिटी और मशहूर पेंटर भी है, लेकिन कुछ सालों ने उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर अपने वारिस को संभालने के लिए दे दिया है, जिसे उन्होंने बहुत मुश्किल से मनाया था। इधर जहाँ ये सब हो रहा था तो वहाँ मेंशन के अंदर श्रेया जल्दी से तैयार होकर ईशानी के कमरे में जाती है, लेकिन वो जैसे ही ईशानी के कमरे में जाती है उसको चक्कर आने लगता है, क्योंकि जहाँ ईशानी को तैयार होना चाहिए वो आराम से बैठकर मोबाइल चला रही थी, जिसे देखकर श्रेया अपने आप से कहती है, ये लड़की किसी दिन मुझे मरवा कर रहेगी। वो उसके पास आते हुए कहती है, तुझे तैयार होना है या नहीं, सब तेरा बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, लेकिन मुझे पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुनकर श्रेया कहती है, ठीक है मानती हूँ तुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नीचे मास्टर मित्तल भी आए हुए हैं और कल्पना मैम भी, उनसे तो मिल ले, दोनों तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुनकर जो ईशानी अपना मोबाइल चला रही थी वो अचानक से रुक जाती है। उसके चेहरे पर अब हल्की सी चिड़चिड़ी देखी जा सकती थी। वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है 10 मिनट रुक, चलती हूँ तेरे साथ। तब तक तू नीचे सम्राट भाई को इन्फॉर्म कर दे, अगर कोई मीडिया हो या किसी ने मेरी फोटो खींची तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर श्रेया कहती है, हाँ मेरी माँ, तू जल्दी जा, तैयार होकर आ। जिसे सुनकर ईशानी अपने कबर्ड से एक ड्रेस निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। इधर श्रेया जल्दी से सम्राट को इन्फॉर्म कर देती है। वही सम्राट को जैसे ही श्रेया का मैसेज मिलता है वो फौरन दादाजी के पास जाता है और उनको ये खबर दे देता है। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं, ठीक है वो जैसा कह रही हो वैसा करो, यहाँ जितनी भी मीडिया है बाहर करो, और हम उन लोगों को बाद में देख लेंगे जो लोग मेरी पोती की फोटो लेने की कोशिश करेंगे। जिसे सुनकर सम्राट कहता है, जी दादू। जिसके बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। पार्टी में आए लोग भी देखते हैं कि मीडिया को बाहर किया जा रहा है, इसलिए वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई ऐसा आने वाला है जो मीडिया में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता है। सब कुछ क्लियर होने पर वो श्रेया को मैसेज कर देता है और क्लियर ये मैसेज मिलते ही श्रेया कहती है, चल बेटा अब ग्रैंड एंट्री होने का समय हो गया, ऐसी एंट्री कर जिसे देखकर सब लड़के एक ही बार में शॉक हो जाए। इंपॉर्टेंट नोटिस गाइज, दोस्तों ये कहानी आपको पार्ट 10 तक उपलब्ध है, और यह कहानी ही नहीं बल्कि मेरी बाकी सभी कहानियां भी टेलीग्राम चैनल पर रोजाना रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। रीबर्थ इन अमेजिंग वर्ल्ड के नए नए चैप्टर्स भी वहीं डेली आ रहे हैं, साथ ही मेरे दूसरे सभी चैनलों की स्टोरीज भी वहीं कंटिन्यू हो रही हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज को ध्यान से चेक करें। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज फिर जरूर करना। मेरा नाम प्रियांशु है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है स्टोरीविला। तो चलिए दोस्तों
अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। लेकिन श्रेया के सपनों में पानी फेरते हुए ईशानी वॉशरूम से बाहर आते हुए कहती है, सपने देख सपने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला समझी। जिसे सुनकर श्रेया का मुंह बन जाता है, क्या यार मुझे ठीक से सपना भी नहीं देखने दिया। जिसे सुनकर ईशानी ड्रेसिंग टेबल पर जाकर तैयार होते हुए कहती है, तू अच्छे से जानती है मुझे ये सब नहीं पसंद। जिसे सुनकर श्रेया कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, चल जल्दी से तैयार हो जा। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। इधर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तभी वहां एक आवाज गूंजती है, सब लोग बाहर क्यों देख रहे हो। उसकी आवाज पर सब उस तरफ देखते हैं जहां से श्रेया और ईशानी चलते हुए आ रहे थे। पार्टी में जितने भी लड़के थे उनकी नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वही सिंघानिया फैमिली भी जैसे ही दोनों को देखती है तो सबके मन में सिर्फ यही बात थी कि हम इन दोनों का इस तरफ खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और ये दोनों अंदर से आ रही है। पार्टी में आकर ईशानी सीधा पहले सविता जी के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है, जिस पर सविता जी कहती है, कितना इंतजार करवाया है तुमने हमें प्रिंसेस। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, सॉरी माँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चलिए अब अपने आंसू पोंछ लीजिए, आपको पता है ना मुझे आप ऐसे अच्छी नहीं लगती है। जिसे सुनकर सविता जी मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती हूँ। जिसके बाद ईशानी अपने डैड, बड़े पापा, बड़ी मोम और दोनों भाइयों से मिलती है और लास्ट में वो दादाजी के पास आती है उनसे मिलने के लिए। कैसे आप हैं दादाजी। जिसे सुनकर प्रताप जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तो अच्छा हूँ बच्चा, लेकिन अब तुम्हें अपने सामने देख लिया है तो और अच्छा हो गया हूँ। इतना कहकर वो उसे अपने गले लगा लेते हैं। वही पार्टी में सब लोग जानना चाहते थे कि ये कौन है। श्रेया को तो वो सब जानते थे कि श्रेया माथुर फैमिली से है, लेकिन वो इस लड़की यानी ईशानी को नहीं जानते थे। ईशानी दादाजी से मिलने के बाद माथुर फैमिली से मिलने जाती है जहाँ उसके मामा मामी, नाना नानी खड़े थे। वो सब भी ईशानी से बहुत प्यार करते थे, इतना कि कभी कभी श्रेया को गुस्सा आने लगता था, लेकिन वो भी तो ईशानी से बहुत प्यार करती थी, चाहे वो एक दोस्त की तरह हो या बहन की तरह। तभी ईशानी के पास कल्पना जी आती है, जिसे देखकर ईशानी उन्हें ग्रीट करती है। जिस पर कल्पना जी कहती है, मैंने कितनी बार मना किया है ईशानी, अब मुझे मत ग्रीट किया करो। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, ऐसे कैसे मैम, आप मेरी मास्टर है। जिसे सुनकर कल्पना जी कहती है, तो मैंने भी तो कहा है कि अब मत किया करो। खैर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वापस आ गई। इतना कहकर वो उसे अपने गले लगा लेती है और उसके बाद वो एक फाइल देते हुए कहती है, थैंक यू ईशानी, तुम जानती नहीं हो तुमने ये बात मानकर कितनी बड़ी मेरी हेल्प की है। जिसे सुनकर ईशानी मुस्कुरा देती है। तभी कल्पना जी एक माइक लेती है और सबको देखते हुए कहती है, हेलो एवरीवन, मैं जानती हूँ आप सब इस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आप सबको बता दूँ, ये लड़की सिंह फैमिली की वारिश है और मैंने इसे आज से सब कुछ सौंप दिया। आज के बाद से ये लड़की यानी मेरी स्टूडेंट ईशानी ही सिंह फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। जिसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर जल्दी होश में आते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तभी एक आवाज और आती है, अरे अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी और सुनो। ये आवाज मास्टर मित्तल की थी। वो ईशानी के पास आकर खड़े होते हैं और सबको देखते हुए कहते हैं, सिर्फ कल्पना जी ही नहीं, मैं भी इस बच्ची को अपनी लेगेसी सौंपना चाहता हूँ। आप लोग जानते नहीं कि ये बच्ची कितनी होनहार है। इसने ऐसे ऐसे बीमारी का इलाज किया है, वो भी ऐसे चुटकियों में, जिस इलाज को करने में मुझे टाइम लगता है। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी होशियार बच्ची है। अब ईशानी तो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लेगेसी सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची को ही सौंपूंगा। इसलिए आज मैं यहाँ आप सबके बीच ये ऐलान करता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी लेगेसी ये बच्ची संभालेगी, चाहे वो डॉक्टर की हो, दवाई बनाने की। जिसे सुनकर हाल में एक बार फिर से तालियां गूंज जाती है। सिंघानिया फैमिली भी काफी खुश थी। सब और जानने के लिए क्यूरियस हो गए थे, आखिर ये लड़की है कौन जो ये दोनों महारथी अपनी अपनी फील्ड के दोनों अपनी लेगेसी इस बच्ची को सौंपना चाहते हैं। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे सीधा सवाल पूछ सके, और किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि ईशानी और सिंघानिया फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई ईशानी के बारे अभी जाने। फिर क्या था, पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सब लोग ईशानी से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन ईशानी अपनी फैमिली वालों के बीच ही बनी रही। वो देख पा रही थी कैसे लोग उससे बात करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बात करना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझ अपनी फैमिली के पास बनी रही, खासकर अपने दोनों भाइयों के बीच, क्योंकि उसे पता था उसके ये दोनों भाई उसके पास किसी को नहीं आने देंगे। वो दोनों थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ ला कर खाने के लिए दे रहे थे, ताकि ईशानी को भूख लगी हो तो खा ले। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे और उन्हें देखकर जल भी रहे थे, लेकिन क्या करे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जलन जाहिर करी तो अगले ही पल वो सब बर्बाद हो सकते हैं। धीरे धीरे पार्टी खत्म होने की तरफ बढ़ने लगी।
धीरे धीरे लोग सब जाने लगे। सबके जाने के बाद कल्पना जी ईशानी के पास आती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और इस बार मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें इस बार आना ही होगा। जिसे सुनकर ईशानी मुस्कुराकर कहती है, ओके मैं कोशिश करूंगी। जिसे सुनकर कल्पना जी उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, चलती हूँ आना जरूर। जिसके बाद कल्पना जी भी वहां से चली जाती है। उसके बाद मास्टर मित्तल उसके पास आते और कहते हैं, मैं भी इंतजार करूंगा बच्ची तुम्हारा और कल तुम्हें मेरे हॉस्पिटल आना ही होगा। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, ठीक है दादू, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। जिसे सुनकर मास्टर मित्तल मुस्कुराते हैं और फिर वो ईशानी के सर पर हाथ फेर कर वो भी वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद ईशानी बिना किसी देरी किए अपने रूम में चली जाती है। उसे देखकर श्रेया भी उसके पीछे जाते हैं। कमरे में आकर ईशानी पहले फ्रेश होती है। जिसे देखकर श्रेया जो पीछे आ रही थी वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब चले जाते हैं तो सब ईशानी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन प्रताप जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, रुको, कहाँ जा रहे हो। जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं, पापा प्रिंसेस से मिलने। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं, देख रहे हो टाइम क्या हो गया है, जाओ जाकर सब लोग सो जाओ, कल सुबह मिल लेना। उनकी सभी को सही लगती है, इसलिए सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद प्रताप जी इधर उधर देखते हैं और फिर वो स्टडी रूम में चले जाते हैं और वहां जाकर वो अपना मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करते हैं। आधे घंटे बाद स्टडी रूम में आना। एक्चुअली प्रताप जी किसी और को नहीं बल्कि ईशानी को ही मैसेज किया था। इधर अपने कमरे में ईशानी अपने लैपटॉप लेकर बैठी और उसमें कुछ कोड टाइप कर रही थी। तभी उसे दादाजी का मैसेज मिलता है, जिसे वो एक बार देखकर फिर से अपने लैपटॉप में कोड टाइप करने लगती है। ठीक आधे घंटे बाद ईशानी प्रताप जी के स्टडी रूम में पहुंचती है, जहां उसे देखकर प्रताप जी कहते हैं, आओ बैठो। जिस पर ईशानी उनके सामने बैठ जाती है। जिस पर प्रताप जी एक गहरी सांस लेते हैं और उसे देखकर कहते हैं, ईशानी तुम जानती हो न मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। जिस पर ईशानी सिर्फ हम में जवाब देती है। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, मैंने कहा था अपना गुस्सा कंट्रोल में रखा करो। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए तुमने उन सबको मार दिया, ये प्रताप जी ने कहा था। जिस पर ईशानी कहती है, हाँ मैंने उन सबको मार दिया, वैसे भी वो सब देशद्रोही थे, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। जिसे सुनकर प्रताप जी एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, जानता हूँ लेकिन फिर भी हम उनसे और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता था। जिसे सुनकर ईशानी अपने पास से एक पेन ड्राइव टेबल पर रखते हुए कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। जिसे सुनकर प्रताप जी पहले उस पेन ड्राइव को और फिर ईशानी को देखते हैं, फिर वो पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर देखने लगते हैं। जिसे देखकर प्रताप जी कहते हैं, ठीक है तुम अब जा सकती हो और अगले मिशन के लिए तैयार रहना। जिसे सुनकर ईशानी बिना कोई सवाल के वहां से चली जाती है। इसी तरह से सुबह हो जाती है और सुबह होते ही सविता जी बिना देरी किए ईशानी के रूम में चली जाती है, जहां ईशानी आज अभी तक सो रही थी। रूम में विंडो से आ रही धूप से हल्की रोशनी थी। सविता जी ईशानी को देखकर मुस्कुराती है और फिर वो उसके पास जाकर सिरहाने में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही इस बात का ईशानी को एहसास होता है, वो अपने दोनों हाथ सविता जी की कमर में लपेट लेती है और नींद में कहती है, गुड मॉर्निंग माँ। जिसे सुनकर सविता जी मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, अब चलो जल्दी से उठ जाओ, अगर मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट खाना है। जिसे सुनकर ईशानी अपनी आंखें धीरे से खोलकर देखती है और कहती है, मुझे आप लालच दे रही हो, ये अच्छी बात नहीं है माँ। इतना कहकर वो फिर से आंख बंद कर लेती है, लेकिन उनकी बात सुनकर सविता जी आंखें छोटी करके कहती है, अच्छा बच्चों, अब तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है और क्या गलत। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, ओहो माँ, आप भी ना अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाती है आप, देखिए ना डैड। अतुल जी डोर पर खड़े थे, वो ये सुनकर हंसते हुए अंदर आते हैं और कहती है, मेरी प्रिंसेस से बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी माँ को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। जिसे सुनकर सविता जी दोनों को घूरते हुए कहती है, उड़ा लो तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक, फिर मत आना मेरे पास। उन्हें ऐसी गुस्से में देखकर ईशानी हंसने लगती है। हाँ हाँ, उसकी हंसी सुनकर दोनों ईशानी को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ईशानी अपने दोनों भाइयों के बीच बैठी थी और दोनों बार बार ईशानी की प्लेट में कुछ न कुछ डाल ही रहे थे। जिसे देखकर ईशानी शिकायत करते हुए कहती है, कहीं आप दोनों का इरादा मुझे मोटा करने की तो नहीं है। जिसे सुनकर सम्राट हंसते हुए कहती है, अगर मेरी प्रिंसेस खाने से मोटी हो भी जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसे सुनकर आदित्य कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा भाई ने। जिस पर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही सब हंसी खुशी मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हाल में बैठकर ईशानी अपनी माँ यानी सविता जी से अपने सर पर मालिश करवा रही थी। इस वक्त हाल में दादाजी भी और बाकी सब भी बैठे थे। तभी दादाजी यानी प्रताप जी कहते हैं,
प्रिंसेस, आपने क्या सोचा है? जिसे सुनकर ईशानी कहती है, किस बारे में दादाजी? जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं, अपनी असली फैमिली के बारे में। जिसे सुनकर हाल में पूरा सन्नाटा पसर जाता है। ईशानी अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखती है और कहती है, मेरी असली फैमिली आप लोग ही है, न कि कोई और। जिसे सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वही इतना कहकर ईशानी अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। लेकिन प्रताप जी कहते हैं, तो क्या तुम वहां नहीं जाऊंगी? जिसे सुनकर ईशानी कहती है, ऐसा किसने कहा? मैं वहां जरूर जाऊंगी। उसकी इस बात फिर से एक बात वहां सन्नाटा हो जाता है। ईशानी आगे कहती है, मैं वहां जाऊंगी, लेकिन एक नॉर्मल इंसान बनकर, ताकि पता चले कि वो लोग अभी भी वैसे हैं या बदल गए हैं। वैसे तो गुंजाइश कम है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। आखिर मुझे जवाब चाहिए उन लोगों से कि इतने सालों बाद भी उन लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब मुझे चाहिए। और मेरी एक असली फैमिली हमेशा ही आप लोग रहोगे, वो नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी और ये ईशानी सिर्फ आप लोगों की है, न कि उन लोगों की। जिसे सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सविता जी उसका माथा चूम कर कहती है, मेरा बच्चा। उसकी बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, ठीक है, तुम जरूर जाओ फिर, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें वहां नहीं रहना है तो तुरंत आ जाना, या फिर किसी को भी कॉल कर लेना, लेकिन एक पल वहां नहीं रुकना। जिसे सुनकर ईशानी बोरियत से कहती है, ओके दादू, अब मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो सविता जी की गोद में अपना सर रखकर सो जाती है। जिसे देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। सम्राट उठकर उसे आराम से सोफे पर लिटा देता है ताकि उसे कोई तकलीफ न हो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में ईशानी ढेर सारा वक्त पूरी फैमिली के साथ बिताती है, जिसमें वो हर चीज करती है जो उसका मन करता था, और उसमें उसका साथ पूरी फैमिली थी। आखिर वो इस फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी, इसलिए सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन आज ईशानी अपनी रियल फैमिली के पास जाने वाली थी अपने कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए। ईशानी आज एक नॉर्मल तैयार हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो कौन है और उसमें क्या क्या काबिलियत है। उसको ऐसे लुक में देखकर सविता जी कहती है, ईशानी ऐसे क्यों जा रही है? जिसे सुनकर ईशानी कहती है, हाँ माँ, आप क्या जानती है कि वो लोग कैसे हैं? हाँ बताए। जिस पर सविता जी कहती है, नहीं प्रिंसेस। लेकिन ईशानी उन्हें चुप कराते हुए कहती है, इसलिए मैं ऐसे जा रही हूँ माँ, ताकि मुझे पता चले कि वो लोग कैसे, अगर वो लोग लालची हुए तो। इतना कहकर वो उनके पास आती है और उनको गले लगाते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना माँ, समझिए आप, मैं बीच बीच में आती रहूंगी मिलने, और हाँ, किसी को रोने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, बस मुझे कुछ जवाब चाहिए। वो मिलते ही ओके। सम्राट और आदित्य भी उसे गले लगा लेते हैं। सबको इमोशनल देख ईशानी कहती है, मैंने कहा ना आप लोग रोइए मत, वरना फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। जिसे सुनकर सविता जी अपने आंसू पोंछकर कहती है, नहीं नहीं, कोई नहीं रो रहा है प्रिंसेस, अच्छे से जाना। हाँ माँ, मैं अच्छे से जाऊंगी, ओके मैं आती हूँ जल्दी ही। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। उसने अपने कुछ कपड़े पैक कर लिए थे, उसके साथ श्रेया भी जा रही थी जो उसको छोड़कर वापस आ जाएगी। मेंशन से बाहर आते ही ईशानी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अब वैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी जैसे ही वो अंदर थी। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। कार में बैठते ही ईशानी श्रेया से कहती है, ध्यान रहे, अगर उन्हें उतना ही पता चले जितना मैं चाहती हूँ। जिसे सुनकर श्रेया कार स्टार्ट करते हुए कहती है, मैंने वो ऑलरेडी कर दिया है, कोई तेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता कर पाएगा, इसके लिए तू फ्री रह सकती है। इतना कहकर वो कार आगे बढ़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे ड्राइव करके बाद दोनों एक मेंशन के बाहर खड़े थे। मेंशन को श्रेया ईशानी से कहती है, मेंशन तो काफी बड़ा है तेरी असली फैमिली का। जिसे सुनकर ईशानी मेंशन को देखकर कहती है, मेंशन बड़ा होने से क्या फायदा, अगर जब दिल बड़ा ना हो। और तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरी असली फैमिली सिर्फ एक है, और वो सिंघानिया फैमिली, और कोई नहीं, इसलिए आगे से कभी भी मुझसे ऐसा कहा तो। जिसे सुनकर श्रेया तुरंत उसे सॉरी बोलते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। वैसे मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म करवा दिया है और इंस्पेक्टर से भी बात कर ली है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें खबर लग चुकी है कि तू वापस आ रही है खुद। जिसे सुनकर ईशानी कार से बाहर आ जाती है और अपना लगेज भी बाहर निकाल लेती है। उसके बाद वो श्रेया से कहती है, तू अब जा सकती हूँ। जिसे सुनकर श्रेया कहती है, सुनना मैं भी चलूं क्या तेरे साथ? जिसे सुनकर ईशानी उसे घूर कर देखती है, जिस पर श्रेया कहती है, ओके ओके, नहीं चल रही हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर श्रेया वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद ईशानी उस मेंशन को देखती है और उस मेंशन की नेम प्लेट को भी, जहां पर कपूर मेंशन लिखा हुआ था। जिसे देखकर वो अपने कदम मेंशन की तरफ बढ़ा देती है। उसने अभी अपना एक कदम ही रखा था मेंशन के अंदर। ईशानी को कुछ फ्लेसेस दिखाई देने लगते हैं।
ऐसे फ्लेसेस जो उसके फ्यूचर से जुड़े हुए थे। एक सीन में ईशानी को कमरे में बंद रखा गया था और उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं दे रहे थे। दूसरा सीन, उसके ईशानी को बैट से मारा जा रहा था। तीसरा सीन, उसके पेट पर चाकू लगा हुआ था। ऐसे ही उसे काफी सारे फ्लेसेस दिखाई देते हैं। ईशानी एकदम से उन फ्लेसेस से बाहर आती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसके चेहरा पसीना पसीना हो गया। वो अपने मन में कहती है ये क्या था, क्या ऐसा कुछ पहले वाली ईशानी के साथ हुआ था? लेकिन वो तो कभी अपनी फैमिली से मिल ही नहीं पाई थी। तो फिर ये सब क्या है? मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभालती है और वो कपूर मैंशन को देखती है। ईशानी फिर से पहले जैसे हो गई थी। वो आगे बढ़ती है और अंदर जाकर डोर बेल बजाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन डोर नहीं खुलता है, जिस पर ईशानी की भौहें सिकुड़ जाती है। वो चौथी बार बजाने जाती उससे पहले एक सर्वेंट डोर खोलते हुए कहती है कौन है, जिसे जरा सा भी सब्र नहीं है। इतना कहकर वो ईशानी को देखती है और कहती है कौन हो तुम? जिसे सुनकर ईशानी उल्टा उससे सवाल करती है तुम कौन हो? जिसे सुनकर वो सर्वेंट अकड़ कर कहती है सवाल मैंने पहले पूछा, तो पहले तुम जवाब दो, कौन हो तुम और किससे मिलना है तुम्हें? उसकी बात सुनकर ईशानी एक बार देखती है और फिर अपना लगेज लेकर अंदर जाने लगती है, जिस पर वो सर्वेंट और ज्यादा भड़क जाती है। अरे अरे, कहाँ अंदर चली जा रही हो? चलो बाहर निकलो, ये कोई धर्मशाला नहीं है, बाहर निकलो। सुना नहीं तुमने, बाहर निकलो। लेकिन ईशानी नहीं रुकती है। वो सीधा हाल में आकर खड़ी हो जाती है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। वो सर्वेंट चिल्लाते हुए वहां आती है, कितनी ठीक हो तुम? हाँ। उसकी आवाज सुनकर हाल में बैठी एक महिला उस सर्वेंट को देखकर कहती है क्या हुआ रोजी, किस पर चिल्ला रही हो? जिसे सुनकर वो सर्वेंट, जिसका नाम रोजी था, वो कहती है देखिए ना मैम, ये लड़की मना करने के बावजूद घर के अंदर आ गई। मैंने इसे कितना मना किया, लेकिन फिर भी जैसे इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। रोजी के ये कहने पर वो महिला अब जाकर ईशानी को देखती ही, जिसे वो कुछ पल के लिए देखती रह जाती है। ईशानी भी उन्हें ही देख रही थी और बाकी सबको भी, जो उस महिला के अगल बगल बैठे थे। उस महिला के बगल में बैठी एक लड़की ईशानी को जैसे ही देखती है, उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो ईशानी की तरह खूबसूरत नहीं थी। वो लड़की थोड़े गुस्से में ईशानी को देखकर कहती है कौन हो तुम और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस आए? उसकी आवाज़ सुनकर वो महिला एकदम से होश आती है और ईशानी को देखकर वो कहती है कौन हो तुम? जिसे सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक मजाक भरी स्माइल आ जाती है। वो उन्हें देखते हुए कहती है क्या मिसेज कपूर अपनी बेटी को पूरी तरह से भूल चुकी है? उसके ये लफ्ज ही काफ़ी थे वहां पर बैठे सबको चौंकाने के लिए। उसकी बात सुनकर सब चौंक जाते हैं, वो लड़की भी। वो लड़की तुरंत खड़ी होकर ईशानी के पास आती है और गुस्से में कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ। जिसे सुनकर ईशानी उस लड़की को देखती है, लेकिन उसे जवाब नहीं देती है और अनदेखा कर देती है, जिस पर उस लड़की का गुस्सा बढ़ जाता है। यूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत इग्नोर किया मुझे, निशा कपूर को? इतना कहकर वो ईशानी को थप्पड़ मारने को होती है, लेकिन अगले ही पल कोई उसका हाथ पकड़कर घुमाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। अगले ही पल पूरे हाल में चटाक की आवाज़ गूंज जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी और बाकी सभी कहानियों के नए पार्ट सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में दिए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। रोज़ नए चैप्टर्स, बिना किसी रुकावट के मज़ेदार स्टोरीज और पूरा एंटरटेनमेंट, सब कुछ वहीं मिलेगा। पिन मैसेज चेक करना मत भूलिए और जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए और मज़ा लेते रहिए। ओपन बुक 1।